अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी। ठीक है कि बैक्टीरिया जो है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह डिजीज़ कॉज करता है, ये सारी हमने चीज़ पढ़नी है। इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं जो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले पैथोजन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो माइक्रोब, वो ऑर्गेनिज्म जो डिज़ीज़ कॉज करता है उसको हम बोलते हैं पैथोजन। ठीक है। और होस्ट कौन सी चीज़ होती है जो कि इन्फेक्ट होता है, यानी पैथोजन जिस ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ कॉज करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है। और पैथोजेनिसिटी क्या होती है, उसकी वो एबिलिटी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन की जो एबिलिटी होती है डिजीज़ कॉज करने की, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। फिर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ में एक हमारे पास आ जाता है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। पहले हमने बात की पैथोजन की, यानी कोई भी माइक्रोब जो डिजीज़ कॉज करेगा उसको हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक जो पैथोजन है, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब वो है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिले, यानी ऐसा पैथोजन जब वो इंटर करता है इनटू द बॉडी, ठीक है, तो वो देखेगा कि क्या मैं इसको, यानी इस जो ऑर्गेनिज्म है, क्या मैं इसको डिजीज़ कॉज कर सकता हूँ। अगर वो उसे कॉज कर सकता है तो कॉज करेगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। मतलब उसे एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस चाहिए। अब वो कॉज किस सेंस में कर सकेगा, जब वो देखेगा कि जो आपका जो होस्ट है, ठीक है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है या कंप्रोमाइज्ड है। यानी अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक या कंप्रोमाइज नहीं होगा तो वो उसको डिजीज़ कॉज नहीं कर सकेगा। और अगर इस केसेस में इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ या वीक कब होता है, जब कोई भी इंसान, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार होता है, जैसे कि आपने HIV या एड्स के बारे में सुना होगा। इन दोनों के इसमें जो है ना, आपका क्या हो जाता है कि इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। तो उस टाइम पे अगर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन इंटर कर जाए आपकी बॉडी में, तो उसके लिए बहुत ईजी है कि वो आपकी बॉडी में जो है डिजीज़ कॉज कर सके। लेकिन अगर यही अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन नॉर्मल कंडीशन में आपकी बॉडी में आएगा तो वो कभी भी उसमें डिजीज़ कॉज नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसका जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अगेंस्ट जो है ना वो अच्छे से वर्क कर सकेगा। या आपको जब वाउंड्स हो जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है अगर आपको वाउंड नहीं है, यानी आपको कहीं पर इंजरी नहीं हुई, चोट नहीं लगी हुई, तो हो सकता है जब बैक्टीरिया आए तो आपका जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है वो आपकी स्किन से उसे इंटर ही ना होने दे। लेकिन अगर आपको वाउंड हुआ हुआ है तो फिर तो आपका जो बैक्टीरिया उसे इतनी प्रॉब्लम का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो नॉर्मली आपके वाउंड से इंटर कर जाएगा आपकी बॉडी में। फिर विरुलेंस क्या होती है, यानी पैथोजेनिसिटी की मेजरमेंट को हम बोलते हैं विरुलेंस। यानी कोई भी जब आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ठीक है, वो आकर कितना ज़्यादा पैथोजेनिक साबित होता है, किस हद तक डिजीज़ कॉज करता है, उस चीज़ को हम इसके बोलते हैं विरुलेंस। ठीक है। अब ये जो है ये हर बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करता है। कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं उनकी विरुलेंसी कम होती है। यानी कुछ जो है वो ऐसी डिजीज़ कॉज करते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, और कुछ डिजीज़ से बचा जा सकता है, जिसमें मैंने अभी बात की है कि देखिए, अगर आपको नॉर्मल काफ़ी फीवर हो गया, ठीक है, तो हो सकता है कि वो कुछ टाइम में, वीक 2 वीक्स में ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपको जो है ना बैक्टीरिया की वजह से ऐसी डिजीज़ हो गई जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, ठीक है, जिसको TB कहते हैं, तो हो सकता है उससे आपके लिए कोप अप करना मुश्किल हो जाए। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। फिर अगर हम ये देखें, हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, जिसमें जो होस्ट और पैथोजन का इंटरेक्शन है वो शो कराया गया है। होस्ट और पैथोजन एक दूसरे के साथ किस तरह इंटर रिलेट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है पैथोजन। ठीक है। पैथोजन जो होता है वो चेक करता है कि कौन सा होस्ट है जो उससे ससेप्टेबल है, यानी किस होस्ट को वो कॉज कर सकता है डिजीज़ ईजीली। ठीक है। फिर जो पैथोजन है उसके डिफरेंट मोड ऑफ शेडिंग होते हैं, यानी वो किस तरह शेड होता है किसी भी एरिया में, ठीक है, वो डिफरेंट मोड्स होते हैं उसके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर रेजरवायर, होस्ट रेजरवायर, यानी जो पैथोजन है उसका जो रेजरवायर है वो उसका होस्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे उसने रहना होता है। ठीक है। या फिर कभी कभी ऑर्गेनिजम्स के अलावा वो जो है ना उसके ऑर्गेनिजम्स में आने से पहले उसका कोई और रिजर्वायर हो सकता है। ठीक है। यानी वो सॉइल में हो, वाटर में हो, यानी जिस जगह पे वो रह रहा है वो उसका रिजर्वायर है। रूट ऑफ एंट्री, यानी वो किसी भी
जो पैथोजन में इंटर होने के लिए कौन सा रूट यूज़ करता है, किस रूट के थ्रू वो इंटर होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन यूज़ करता है कि वो किस तरह ट्रांसमिट होगा इनटू द होस्ट, ठीक है। और फिर आपके पास पैथोजन, ये एक सर्कुलर साइकिल है जो आपके पास चलता रहता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम पैथोजन ट्रांसमिशन। पैथोजन जो है ना वो ट्रांसमिट किस किस तरह से होता है। आपको पता है आपके जितने भी जो पैथोजन है वो आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। आपको इजीली आपके जितना भी आपकी एयर है, आपका इन्वायरमेंट है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो उसकी नेचुरल, जो उसका होम है जिसमें वो रह रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे उसने जो पैथोजन आपका जिस जगह पे या उसकी हैबिटाट होती है जहाँ पे वो रह रहा होता है, उस जगह को हम बोलते हैं उसका रिजर्वायर, ठीक है। वो ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, वाटर, सॉइल, फूड, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। अब पैथोजन वहाँ से पिकअप होता है, यानी वो अपने रिजर्वायर से उठ के आपके पास आता है और आपको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इसके लिए उसे कोई ना कोई कैरियर चाहिए होता है, यानी आप या तो खुद जाएँ उस जगह को टच करें या कोई और चीज़, ठीक है, वो जाए और वो जैसे मक्खियाँ वगैरह होती हैं वो अक्सर आपके खाने वगैरह पे बैठ जाती हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ बैक्टीरिया कैरी कर ले। तो इस तरह के कोई भी चीज़ जो है ना ये इसका कैरियर बन सकती है, ठीक है, जो कि स्प्रेड करती है डिजीज़ को। इसमें आपके पास एक वर्ड है ज़ूनोसिस का, यानी वो डिज़ीज़ जिसमें सिर्फ एनिमल पॉपुलेशन में स्प्रेड होती है, यानी बैक्टीरियल डिज़ीज़, ऐसी डिज़ीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो एनिमल्स है उनमें स्प्रेड हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ज़ूनोसिस का, ठीक है। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन हॉस्पिटल से मिला है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड कैसे होगा, यानी अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप बिल्कुल ठीक है, छोटी सी आपको कोई डिज़ीज़ है और आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ पे किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के पास बैठ जाते हैं या इन्फेक्टेड जगह को टच कर लेते हैं और वहाँ से कोई नए किस्म का आप पैथोजन एक्वायर करके आते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। फिर जिस तरह आप जिस मैकेनिज़्म के थ्रू आप उस होस्ट जब वो अपने पैथोजन को पिकअप करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके थ्रू बैक्टीरिया आपके साथ लगते हैं या आप उसको अपने साथ लेकर आते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आपके पास है वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी होस्ट टू होस्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, होस्ट टू होस्ट कॉन्टैक्ट क्या है, जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस के ये सब कुछ चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि मना किया जाता है कि आप जो है ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स ना करें। वैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स कौन से होते हैं कि आप जो सेक्सुअल मीटिंग करते हैं, ठीक है, या फिर जो किसिंग का प्रोसीजर है इसमें, ठीक है, तो ये वो चीज़ें, या आप जो बॉडी फ्लूइड्स आपके एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि उस बंदे को क्या, ये एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है कि आप जो है ना एक डिज़ीज़ दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। या आप जो है ना स्किन आपके की जो एक पेशेंट है उसको वाउंड लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो पेशेंट है वो एक पेशेंट है उसको वाउंड लगा हुआ है, वो इन्फेक्टेड है और दूसरा बंदा उसी वाउंड को जाके टच कर रहा है, तो इस तरह वो डायरेक्टली अपने बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है, खुद ही वो ट्रांसफ़र कर रहा है ये इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें फिर वर्टिकल कांटेक्ट आ जाता है। वर्टिकल कांटेक्ट ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट ही है लेकिन इसे वर्टिकल कांटेक्ट बोलते हैं, यानी ये मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसफ़र होता है, यानी अगर मदर इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो जब डिलीवरी का प्रोसेस हो रहा होता है तो ड्यूरिंग बर्थ जो है ना वो बच्चे में वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरा केस है आपके पास ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन मतलब ये जो ड्रॉप्स आते हैं, ये ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से, ठीक है, तो कफिंग हो रही होती है या स्नीजिंग के दौरान या वैसे ही बात करते दौरान अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि उनके मुंह से थूक के जो ड्रॉप्स होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। वो जब सामने वाले पे पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि सामने वाले को डिज़ीज़ कर देते हैं, मतलब वो इन्फेक्शन उसमें चला जाता है सामने वाले में। इसलिए कहा जाता है कि कफिंग और स्नीजिंग के दौरान भी यही होता है कि ड्रॉप्स आपके निकलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मना किया जाता है कि आप कफिंग या स्नीजिंग करते हुए फेस
टर्न ओवर कर लें, यानी आप सामने पेशेंट जो दूसरा, अगर आपके कोई बंदा सामने बैठा है तो उसके मुंह पर बिल्कुल ना छींके और खांसे, ठीक है। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होते, यानी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं होते, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। आगे आपके पास है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, यानी आप जो है ना क्या करें, आपने जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो ले लिया, लेकिन वो डायरेक्ट कंटेमिनेशंस के थ्रू नहीं लिया, ठीक है। इसमें आपके पास इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया, वाटर, सॉइल, ठीक है। इन सब या फूड वगैरह की वजह से जो पैथोजन है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर्ड हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोमाइट, ठीक है। या फिर वो चीज़ जो आपका पेशेंट है उसने यूज़ किया है और आपने उसे यूज़ कर लिया है, तो उससे क्या है कि आप जो है ना, आप में वो जो डिज़ीज़ है वो आप में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। या फिर ये डोर नॉब्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, ठीक है, इन सरफेसेस को आपने टच किया जो कि ऑलरेडी आपके जो पेशेंट है उन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और या आपने पेशेंट को ट्रीट करते हुए ग्लव्स चेंज नहीं किया, और वही जो ग्लव्स हैं वो फिर नेक्स्ट वही जो ग्लव्स हैं वो नेक्स्ट जो बंदे ने वो यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट आपके पास आता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, यानी जो एयर के थ्रू होती हैं, यानी स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस या जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो इन्फेक्शन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाए एयर के थ्रू, ठीक है। जैसे कि आपके फंगल स्पोर्स हैं वो डस्ट के थ्रू आप इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये ट्रांसमिशन एयरबोर्न ट्रांसमिशन होती है। फिर आपके पास फीकल ओरल ट्रांसमिशन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो पेशेंट है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी या होस्ट है, कोई भी होस्ट है जो इन्फेक्टेड है, उसने जो है ना फीसिस के थ्रू क्या किया, उस जो है ना पैथोजन को है उसने शेड कर दिया, ठीक है। अब वही जो है वो कंटेमिनेट करता है फूड या वाटर को, जो कि नेक्स्ट आपका होस्ट जो है वो उसको कंज्यूम करे, तो इस केस में क्या होता है कि वो ट्रांसमिट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे एक बंदे ने उसे फीसिस में, यानी आपने वेस्ट में उसे शेड किया, दूसरा उसे फूड में कैसे ले सकता है या वाटर में कैसे ले सकता है। तो ये जो केस है ना ये ज़्यादातर हमारे पास होता है मक्खियों वगैरह के केसेस में, ठीक है। आपको पता है वो गंदगी पे जाके बैठती हैं और वही मक्खियाँ फिर आके खाने पे बैठती हैं, तो इस तरह वो आपकी जो ट्रांसमिशन है वो कर रही होती हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं वेक्टर ट्रांसमिशन, यानी जो इस इन्फेक्शन को फैलाने का जो ज़रिया है वो कोई भी आपकी वेक्टर बने। वेक्टर में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, आपके पास मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज़ हैं, टिक्स है, ठीक है। ये करती है ट्रांसमिशन, यानी ये पिक करती है इन्फेक्शन को किसी भी बॉडी में आपसे की होस्ट बॉडी से, फिर ठीक है, और उसे दूसरे नेक्स्ट में जो आपका होस्ट है उसमें ट्रांसमिट कर देती हैं उसको बाइट वगैरह करके, ठीक है। या उसका जो आपको मस्कीटोज़ होते हैं वो ब्लड लेते हैं, ठीक है। और जब वही एक पेशेंट से उसने ब्लड, एक इन्फेक्टेड होस्ट से उसने ब्लड लिया, और जब वो दूसरे को होस्ट को जो है ना अपने वो बाइट करेगी, ठीक है, तो वो जो ब्लड, क्योंकि उसने पहले इन्फेक्टेड वन से लिया था, तो अब इस तरह दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये तो हमने ट्रांसमिशन के वेज पढ़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं विरुलेंस फैक्टर्स की, ठीक है, कि विरुलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं। ये इतना हमने डिटेल में नहीं करना, इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो कितना विरुलेंट होता है, उसकी क्या एबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्ट करे दूसरे आपके होस्ट को। ये जो एबिलिटी होती है कुछ स्पेशल केमिकल्स की वजह से बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसमें कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि उसे उसकी विरुलेंसी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी विरुलेंसी को बढ़ाते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं विरुलेंस फैक्टर्स, ठीक है। और ये कुछ जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि कोड करते हैं उनके विरुलेंस फैक्टर्स को, और ये जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, ये उनके डीएनए में पाया जाता है, और इसको हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी आइलैंड्स, ठीक है। इसके नीचे जितना भी है ये आपने नहीं करना। अच्छा जी, एडहेरेंस और कॉलोनाइजेशन पढ़ते हैं। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो है ना होस्ट सेल को जाके ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, और उनका जो रिमूवल है रेजिस्टेंट होते हैं बाय फिज़िकल मींस, ठीक है, जिसमें आपके पास स्नीजिंग आ जाता है, या मैकेनिकल मींस में आपके पास सिलिएटेड सेल्स हो जाते हैं जो एयरवेज के थ्रू आते हैं। अब एडहेरेंस क्या होती है,
उसमें यानी वो किसी भी सरफेस के साथ तो जिनका चिपक जाना, ठीक है, वो किस बेसिस पे वो चिपकते हैं, एडहियर करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उनमें स्लाइम लेयर्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, उनमें ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको एडहियर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास पिलस आ जाता था और फ्लैजिलम भी उनको एडहियर करने में हेल्प कर रहे थे, फिर फिब्रियाए थे, ठीक है, कुछ स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको एडहियर करने में हेल्प करते हैं। फिर किसी भी सरफेस के साथ जो है ना एडहियर करने के बाद, ठीक है, ये अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। और किस तरह इंक्रीज़ करते हैं, उनकी जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए, इस जो सोर्सेज को यूज़ करते हुए जैसे वो अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। यानी वो कॉलोनाइजेशन कैसे कहते हैं, यानी एक बैक्टीरिया था या दो बैक्टीरिया था, वो ग्रेटर नंबर में हो गए, ठीक है, तो वो कॉलोनी बना लेते हैं। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये उनकी सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि वो सर्वाइव कर सकें, होस्ट बॉडी में क्या करें, इन्वेड करें, यानी उनके अंदर जाएं, ठीक है, और वहाँ पे जो है ना अपना जो जैसे ही उनके अंदर इन्वेड करेंगे, उनसे न्यूट्रिएंट लेंगे, स्पेस लेंगे जिसमें उन्होंने रहना है, ठीक है। इन्वेजन का प्रोसीजर है बेसिकली क्या है कि वो कि किसी भी पैथोजन की एबिलिटी कि वो जो अपने होस्ट में है वो इंटर करके स्प्रेड करके उनके अंदर एक लोकेशन बना ले, ठीक है, अपनी जगह बना ले, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वेजन। जैसे ही वो इन्वेड करते हैं, ठीक है, वो उनमें डिजीज़ कॉज करेंगे, बैक्टीरिया पैथोजन जो है वो कुछ इन्वेजन के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स यूज़ करते हैं, ऐसे ही तो नहीं सिंपली वो किसी भी बॉडी में इन्वेड कर जाएं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम यूज़ करते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन कर सकें जो कि होस्ट की आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और फिर उसमें इन्वेड कर सकें। कोलेजिनेजेस कुछ एंजाइम में यूज़ किए जाते हैं अगर उन्होंने कोलेजन टिश्यूज़ को क्या करना हो, ब्रेक करना हो, ठीक है। उसके बाद उनके पास ल्यूकोसाइडेंस होते हैं जो कि होस्ट के वाइट ब्लड सेल को ब्रेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। हीमोलाइसेंस होते हैं रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, और उसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। लास्ट जो आपके पास इनमें पैराग्राफ है ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम टॉक्सिन्स की बात करते हैं। टॉक्सिन्स होते हैं जो कि विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं, यानी क्या करते हैं, ये एक पॉइजनस मटेरियल है जो कि वो क्या करते हैं, अपने होस्ट में इंटर करते हैं, ठीक है। तो टॉक्सोजेनिसिटी क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो उसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। इसमें दो तरह के कैटेगरीज हैं, एक एक्सोटॉक्सिन्स है और एक एंडोटॉक्सिन्स है। एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, जो कि हीट सेंसिटिव सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं और ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट में आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, यह आपके जो जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, पहले तो ये उनके ना ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये उनके आउटर जो मेम्ब्रेन है सेल वॉल की उधर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास लिपोपोलीसेकेराइड यानी LPS आ जाता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास जिसको आप लिपिड A कहते हैं, ठीक है, ये आपके पास है, ये आपके पास एंडोटॉक्सिन था। और एक्सोटॉक्सिन की मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक्सोटॉक्सिन क्या होता है, जो कि आपकी होस्ट की आउटर बॉडी में प्रोड्यूस होता है। एंडो और एक्सो में एक फ़र्क है, ये सराउंडिंग में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एंडो जो होता है वो इनसाइड द सेल प्रोड्यूस होता है, यानी वो आपके जो जहाँ पे उसने इन्फेक्शन कॉज करना है, ठीक है, बैक्टीरिया इन जाएगा और फिर उसकी इनर बॉडी में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स होती हैं, सेल सरफेस एक्टिव, और फिर दूसरे आपके पास मेम्ब्रेन डैमेजिंग, और तीसरा आपके पास इंट्रासेलुलर। इनके जस्ट नेम्स आपने करने हैं, ठीक है। और एंडो और एक्सो की आपने सिर्फ डेफिनेशंस करनी है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।